नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में। जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी गैस बन रही है तो डॉक्टर पर्चे पे लिख देता है गैस्ट्राइटिस, या फिर हमने कोई एंडोस्कोपी करवाई, उसमें लिखा हुआ है गैस्ट्राइटिस। मगर ये गैस्ट्राइटिस है क्या, ये किसी भी कॉमन पेशेंट को नहीं पता होता। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी गैस्ट्राइटिस को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। गैस्ट्राइटिस पे काम करना क्यों ज़रूरी है उसको समझेंगे, अगर नहीं करते तो हमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। गैस्ट्राइटिस वर्ड को समझने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि गैस्ट्राइटिस दो अक्षरों के मिलने से बना है। पहला है गेस्ट, फिर है आइटिस। गेस्ट जो है हम उसको यूज़ करते हैं स्टमक के लिए, अगर हम स्टमक के बारे में बात करें, और दूसरा वर्ड है आइटिस। आइटिस मतलब उसकी सूजन, उसकी इन्फ्लेमेशन। तो जब हमारे पेट की मांसपेशियों में या पेट के अंदर किसी भी टाइप की सूजन आती है किसी भी वजह से, हम उसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गैस्ट्राइटिस हो क्यों रहा है। अब आप सपोज करो कि आपने खाना कुछ गलत खा लिया, बाहर का खाना खाया, उसमें मिर्च मसाले बहुत तेज़ थे। अब आपको पेट में जलन महसूस हो रही है, पेट में दर्द महसूस हो रहा है। वो दर्द और जलन इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आपके स्टमक के अंदर स्वेलिंग आई है, और इस कंडीशन को कहेंगे हम गैस्ट्राइटिस। एक आधी बार कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर यही दर्द, यही जलन बार बार होता है तो गैस्ट्राइटिस क्रॉनिक हो जाता है, और ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होता। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण हमें गैस्ट्राइटिस का क्या देखने को मिलता है, वो है एक टाइप का इन्फेक्शन जिसको हम एच पायरोली कहते हैं। अब आपको गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है, आप एंडोस्कोपी करवाते हैं, एंडोस्कोपी करवाने के बाद डॉक्टर कहता है कि इसमें एच पायरोली का इन्फेक्शन है ना। एच पायरोली हर दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर आपको 100% देखने को मिलता ही मिलता है, मगर एच पायरोली का जो इन्फेक्शन है वो बहुत कम पेशेंट को परेशान करता है। इन्फेक्शन सबको है बट परेशान कुछ लोगों को करता है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है गैस्ट्राइटिस के पीछे। और गैस्ट्राइटिस के पीछे और क्या सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है, अल्कोहल का ओवर इनटेक। अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, रोज़ लेते हैं, तो भी हम क्या देखते हैं कि आपको गैस की दिक्कत, पेट दर्द की दिक्कत, तीखा दर्द, जलन बढ़नी शुरू हो जाती है और गैस्ट्राइटिस होना शुरू हो जाता है। अब चलते हैं कि गैस्ट्राइटिस में एक्चुअल में स्टमक के साथ हो क्या रहा होता है। अब हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी हमारे स्टमक के अंदर एसिड बनाती है खाने को पचाने के लिए, और ये एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच होता है हमारे स्टमक के अंदर, वो 4.5 टू 2.5 पीएच के आसपास रहता है। ये इतना तेजाबी होता है जितना तेजाब हम यूज़ करते हैं अपने घर के वॉशरूम को साफ़ करने में, इतना तेजाबी होता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना तेजाब हमारे स्टमक के अंदर रह कैसे लेता है। हमारा स्टमक जो होता है उसकी एक लाइनिंग होती है, उस पर एक कवरिंग होती है, उस पर एक परत लगी हुई होती है, किसकी, म्यूकस की। ये म्यूकस जो होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारा स्टमक हर टाइम बनाता रहता है, और जो स्टमक के अंदर एसिड बन रहा है उसको होल्ड करके रखता है। अगर ये हट जाए किसी भी कारण से तो एसिड हमारी पेट की मांसपेशियों को पे भी लगना शुरू हो जाएगा, और जिस तरह से हम एसिड कहीं डालते हैं और जगह जल जाती है, उसी तरह से हमारा पेट की मांसपेशियां भी जलनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर हमें सही रहना है तो इस म्यूकस लाइनिंग को सही रखना होता है, क्योंकि अगर म्यूकस लाइनिंग ठीक है तो हमारे को गैस्ट्राइटिस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब सवाल है कि म्यूकस लाइनिंग किस वजह से ख़राब होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करते हैं, एच पायरोली का जो हमारा इन्फेक्शन है वो इस म्यूकस लाइन को ख़राब नुकसान पहुंचाता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा तीखे मिर्च मसाले खाते हैं जिससे हमारा एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है कि जो बॉडी के अंदर म्यूकस लाइनिंग बनी हुई है, स्टमक की म्यूकस लाइनिंग बनी हुई है, वो कम पड़ जाए, तो वो जो सारी चीज़ें हैं हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है, जो मसल्स है, उसे इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है। और जब किसी चीज़ को हम इरिटेट करते हैं तो वो कैसे हमें बताता है कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ, दर्द के साथ, जलन के साथ। तो ये कंडीशन होती है गैस्ट्राइटिस। अब गैस्ट्राइटिस में हमें सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, खट्टे डकार आना, आपको जलन हो गया, डकार आएगा, ऐसा लगेगा एसिड पूरा गले में आ गया। तो सोचो कितना खट्टा होता है, कितना वो जलनदार होता है। आप अपने पेट में महसूस करोगे तो आप समझ सकते हो ना कि चीज़ें आसान नहीं होती।
ये दिक्कत होती है। अब गैस्ट्राइटिस के अंदर छाती में जलन के अलावा आपको क्या देखने को मिलता है? एसिड का बार-बार आपका मुँह में आना, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस के इनिशियल सिम्पटम कुछ खास नहीं होते, मगर अगर इस गैस्ट्राइटिस को सही टाइम पे ठीक नहीं किया जाता, तो गैस्ट्राइटिस आगे बढ़ के पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये अल्सर क्या है? अल्सर एक ऐसा घाव होता है जो बिना किसी चोट के शरीर में कहीं पर भी अपने आप बन जाता है। अब ये अल्सर बन क्यों रहा है? जब म्यूकस लाइनिंग इरोड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो एसिड स्टमक की लाइनिंग को टच करना स्टार्ट कर देता है और स्टमक की जो मसल्स हैं उन्हें इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है, जख्म बनाने शुरू कर देता है। इसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अगर हम इस अल्सर का ध्यान नहीं भी रखते, तो ये जो छेद है, ये जो अल्सर है, ये बड़े होते चले जाते हैं। फिर होता है स्टमक का परफोरेशन, यानी स्टमक के अंदर छेद बन जाना। अब आप जो खाना खा रहे हैं वो फाइनली लैंड हमारे मुंह से होते हुए हमारे स्टमक में करता है। अब सोचो इसमें छेद है तो क्या होगा कि वो इधर उधर निकल जाएगा। अब यहाँ से उसका निकलने चला तो गया, बट निकलने का रास्ता नहीं है, वो यहीं सड़ेगा। तो क्या होता है कि खाना अगर हमारी स्टमक से निकल के कहीं और चला जाता है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तैयार होनी शुरू हो जाती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो गैस्ट्राइटिस अगर आपको है तो उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको डकार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उसे हल्के में कभी भी मत लो। अब गैस्ट्राइटिस के हम नॉर्मल ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो गैस्ट्राइटिस का जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है वो अक्सर हम स्टार्ट करते हैं एंटासिड के साथ, कि एसिड है उसे बुझा दो। बुझा दिया जी, हमें एसिड की दिक्कत हुई, हमने कैल्शियम का जो हमारा डाइजीन आता है हमने उसका यूज़ किया और एसिड के साथ वो रिएक्ट किया और उसे न्यूट्रलाइज़ कर दिया। इसी काम को हम ठंडे दूध के साथ भी करते हैं। मम्मी कहती है ना कि जलन हो रही है, एक काम कर ठंडा दूध पी ले। बिल्कुल सेम वही काम होता है जो कि कोई दवा एंटासिड कर रहा होता है, वो एसिड को जाके न्यूट्रलाइज़ करता है। हो गया, बट हमारा जो बॉडी है एसिड तो बनाती रहती है। तो क्या देखते हैं अगले दिन या उसी दिन दोबारा से वही दिक्कत आनी शुरू हो गई, फिर आप डाइजीन पी लेते हो। तो ये टेम्परेरी बेसिस पे तो काम कर रहा है, बट परमानेंट बेसिस पे काम नहीं कर रहा। तो परमानेंट बेसिस पे तब काम करेगा जब हमारी बॉडी के अंदर वो जो म्यूकस लाइनिंग है वो दोबारा से हेल्दी नहीं हो जाती। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम हेल्दी कैसे कर सकते हैं? तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस म्यूकस लाइनिंग को नुकसान क्या चीज़ पहुँचा रही है। अगर वो आपका स्ट्रेस है, क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं बताया कि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है गैस्ट्राइटिस का। अगर आप स्ट्रेस बहुत लेते हो तो गैस्ट्राइटिस एक कॉमन दिक्कत है। अल्कोहल ज़्यादा लेते हो, गैस्ट्राइटिस कॉमन दिक्कत है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, गैस्ट्राइटिस कॉमन दिक्कत है। तो पहले उस कारण को वहाँ से निकालो कि उसको कम से कम और नुकसान ना हो, राइट? एक बार वो नुकसान बंद हो गया तो वहाँ से हम रिकवरी के बारे में सोच भी पाएंगे। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो स्टमक है वो एसिड को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा, उसे तकलीफ़ हो रही है। तो हम जो खाना है उसको बदल देते हैं, खाने में से मिर्च निकाल देते हैं, हम बाकी मसालों का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हींग है, धनिया है, जीरा है, हमारी बॉडी को किसी टाइप का हार्म नहीं पहुँचाते, एसिड सिक्रीशन बढ़ाते नहीं हैं, हम उसका यूज़ कर लेते हैं। जो खाना सूथिंग होता है हम उसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे अब आपने कुछ लिया, चावल ले लिए, दूध चावल ले लिए, खीर बना ली, दलिया ले लिया, दूध दलिया ले लिया, पोहा खा लिया, खिचड़ी खा ली। तो ये जो खाने होते हैं जो लाइट होते हैं, ये हमारे स्टमक की लाइनिंग को इफ़ेक्ट नहीं करते, ठीक है? तो हम इनका यूज़ अपनी डाइट के अंदर बढ़ा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? दूध का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि दूध जो है वो सूथिंग है, एसिड बन रहा है उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम करते हुए कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हमने अपने खाने पीने में किए, इससे भी जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो ऑलमोस्ट टेम्परेरी बेसिस पर ही होती है। जिस तरह से एंटासिड को लेने से एसिड न्यूट्रलाइज हुआ, उसी वजह से खाने को बदलकर हम कम से कम उसे और इरिटेट नहीं कर रहे होते। अब सवाल ये उठता है कि गैस्ट्राइटिस का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? गैस्ट्राइटिस का परमानेंट सोल्यूशन स्टार्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो बीमारी, जो चीज़ आपकी गैस्ट्राइटिस को नुकसान पहुँचा रही है, पहले उसको निकालो और उसके बाद अपनी म्यूकस लाइनिंग को हेल्दी बनाओ। अगर हम इस पे काम कर लेते हैं, म्यूकस लाइनिंग की सिक्रीशन, म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ा लेते हैं और नेचुरल तरीके से वो बनी रहती है, तो ये गैस्ट्राइटिस का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है और इसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा है। छोटा सा एग्जाम्पल, दूध। आप जो दूध ले रहे हो, आपने अभी मैंने आपको बताया ना कि आप दूध लेते हो और एसिड को ख़त्म कर लेते हो, तो ये दूध का जो कंसेप्ट है ये एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं आया है, ये आयुर्वेद से आया है। इसी तरह से कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो तासीर में बहुत ठंडी होती हैं और
क्योंकि एसिड के अगेंस्ट काम करती है। एसिड गर्म है ना? और वहीं पे हम कोई चीज़ ठंडी का यूज़ करते हैं तो हमारा काम बन जाता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि गैस्ट्राइटिस के अंदर आयुर्वेद कितना अच्छा काम करता है। आप आंवले को लेते हो, आप आंवला को आप जूस मत निकालो, उसका मुरब्बा मत लो, आप आंवले को ऐसे ही खाना शुरू कर दो कच्चे फॉर्म में। आपकी गैस्ट्राइटिस की जो परेशानी है वो एकदम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। आप सोचो यही आंवला मेडिसिन में जा रहा है और आपकी म्यूकस लाइनिंग को रिपेयर अप कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन होता है गैस्ट्राइटिस का। तो आयुर्वेद जो हर्ब्स हैं, जो हम लेते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है और उसका लाइव एग्जांपल आपके हाथ में होता है। जैसे दूध है, आंवला है, आप इसे यूज़ करेंगे और आप समझ जाएंगे कि इस प्रॉब्लम का जो पक्का सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन, वो आयुर्वेद से ही निकल सकता है। क्योंकि आयुर्वेद आपकी बॉडी पे सिर्फ स्टमक पे काम नहीं करेगा। जब हम आंवले का यूज़ स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा लीवर भी स्टिमुलेट कर रहा है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे भी इम्प्रोवाइज़ कर रहा है। तो जब हम पूरे सिस्टम पे एक साथ काम करते हैं तब जाके आपकी जो गैस्ट्राइटिस की दिक्कत सॉल्व होती है। क्योंकि गैस्ट्राइटिस उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ज़्यादा होती है, राइट? उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनको स्ट्रेस की दिक्कत ज़्यादा होती है। अब आपने सिर्फ मेडिसिन ली अपने स्टमक के एसिड को बुझाने की और आपने ना स्ट्रेस को ख़त्म किया, ना ही आपने अपने लीवर पे काम किया, ना आपने अपनी कॉन्स्टिपेशन को दूर किया। खुद इमेजिन करो, प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं होगी ना। तो इसी वजह से आयुर्वेद का पार्ट ये बहुत अच्छा हो जाता है। बस हमें इतना सा काम करना होता है, हमें डायग्नोसिस ये बनाना होता है कि आपका गैस्ट्राइटिस किस वजह से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि एक बार वो सॉल्व हो गया, एक बार वो पता लग गया, वहाँ से ट्रीटमेंट बहुत स्मूथ अप हो जाता है। और गैस्ट्राइटिस जैसी दिक्कत जो होती है वैसे भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है अगर हम सही तरीके से उस पर पहले दिन से ही काम कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ गैस्ट्राइटिस के बारे में रीजंस, ट्रीटमेंट क्यों होता है, किस वजह से होता है, आप बहुत डीप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, ऑलवेज वेलकम। आप हमारे डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।